आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका भी कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी नंबर्स हैं 012066933847, 012066933869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। गाजी साहब, अगर मैं बात करूं दुनिया की, तो बहुत सारे लोग जो है रेंट पे रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है अपना मकान रेंट पे देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम समझें रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, क्या ये अलग अलग स्टेट में अलग होता है या फिर पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का है? जी, सत्यमेव जयते। देखिए, मैंने आज ये सत्यमेव जयते से पहले बता दूं कि इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली कानून जो बनाया जाता है और उसका जो प्रोसीजर बनाया जाता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि उस प्रोसीजर पे चलकर सच्चाई की तलाश करें। यही काम अदालत करती है जी। आपने रेंट कंट्रोल के बारे में पूछा, तो रेंट कंट्रोल जो है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से है। जैसे दिल्ली में है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जी। तो डिफरेंट जगह है या डिफरेंट जगह जो है वो एक टेनेंट को प्रोटेक्शन है, प्लस साथ में ये भी है कि टेनेंट की भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो मंथली किराया रेंट जो है वो तय हुआ है उसको दे। अगर वो नहीं दे रहा है मंथली रेंट तो उसको क्या हक पहुंचता है, लैंडलॉर्ड को किस तरह से उनको खाली करा सकता है, और अगर लैंडलॉर्ड जो है ज़बरदस्ती अगर वो ये दे रहा है तो लैंडलॉर्ड किस तरह से उसके साथ अगर ज्यादती कर रहा है तो उसके लिए उसका प्रोटेक्शन है जी। यानी कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो हर स्टेट में अलग अलग है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से, नसीम अनवर। हेलो। हाँ, वकील साहब से बात कर रहे हैं जी, जरूर बात करिए। आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मोहतरम वकील साहब, मेरा सवाल है, किसी शख्स को अपने हक का केस लड़ना है तो उसके पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या वो अपना केस लड़ सकता है और उसका तरीकाकार क्या है, इसके बारे में? जी, मैं समझ गया। देखिए, हर सिटीजन को, हर शहरी को यह हक है कि अपना खुद वो केस अपना खुद लड़ सकता है। ये बिल्कुल क्लियर रहे। वकील को इंगेज इसलिए किया जाता है क्योंकि एडवोकेट जो है वह कानून को समझता है और आपके बात को कायदे से, कानूनी नुक्ते नज़र से जज के सामने रख सके। ये एक वकील का काम होता है। अगर वो काम आदमी खुद कर सकता है तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए कहीं मनाही नहीं है, वो कर सकता है। दूसरी बात ये कि ऐसी भी सिचुएशन आती है कि एक आदमी कानून के बारे में ज़्यादा उसको दस्तरस भी नहीं है, ज़्यादा जानता भी नहीं है, प्लस उसके पास पैसे भी नहीं है एडवोकेट को एंगेज करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में तकरीबन हर स्टेट में लीगल एड है, लीगल जो कि सरकार की तरफ से है और सरकार की तरफ से एडवोकेट का इंतज़ाम होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं अपना केस खुद लड़ने के लिए, हर सिटीजन फ्री है अपना केस खुद लड़ने के लिए। प्लस अगर वो गरीब है तो उसको सरकार जो है कानूनी एड मुहैया करती है लीगल एड के थ्रू जी। गाजी साहब, क्या करें अगर अचल संपत्ति पर कब्जा हो जाए, इसके लिए क्या करें? देखिए, अचल संपत्ति पर कब्जा हो जा रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल आप लोग जहन में रखें कि पहला काम ये होता है पुलिस स्टेशन का। तो पहली आप कार्रवाई जो करेंगे वो ये कि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, 100 नंबर पर इन्फॉर्म करें, थ्रू मैसेजेस इन्फॉर्म करें या जाकर रिटर्न कंप्लेंट दें। अगर उसके बाद भी पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि नाजायज़ कब्जा वर के खिलाफ, जिसको कि जो सज़ा होती है, जो ऑफेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं इल्लीगल ट्रेसपास। तो अगर इल्लीगल ट्रेसपास कोई आपके अचल प्रॉपर्टी में कर रहा है तो आपको यह हक बनता है कि आप पुलिस की मदद लें और उसको वहाँ से निकालें। दूसरी बात ये कि ये बराबर ख्याल रखें कि कानून ही की मदद लेनी चाहिए, लेकिन कानून ही आपको जो है आपको ये हक देता है कि आप अपने अचल प्रॉपर्टी को बचा भी सकते हैं। हमलावर कोई आ रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, तो आप उसको वार्ड ऑफ कर सकते हैं। ये भी आपको कानून ही हक देता है, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आप अपनी जान को, अपनी माल को, अपनी जायदाद को
आपको बचाने का हक है। तो एक तो बात ये कि आप अपने ये हक का इस्तेमाल कीजिए, दूसरी बात ये कि एग्रेसर के खिलाफ आप कानूनी चाराजोई कीजिए, उसके लिए पुलिस स्टेशन ऑफ इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद भी अगर वो कब्जा लेने में कामयाब हो रहे हैं तो फिर आप कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं उनको वहां से कब्जा से बेदखल करने के लिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए साहब, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। मैं अंदर। जी हेलो जी सवाल बताएं। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड को मैं किसी से पैसे लिए हुए थे जी, वो अब पैसे चुका नहीं पा रहे, कीमत मतलब बहुत ज्यादा थी तो वो पैसे चुका नहीं पाए, वो चले गए हैं शहर छोड़कर। तो हमें खुद भी पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा। लेकिन जिनके पैसे थे थोड़े दिन वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद जिनके पैसे थे वो हमारे घर एक दो बार आए। तो मेरे जो मतलब फादर इन लॉ है उन्होंने कहा है कि मतलब हमें मतलब इनके रवैये अच्छे नहीं है, तो उन्होंने फारगती दे दी है, वो चले गए हैं। मतलब फारगती दे दी है हमने, वो दे दिया है अपने जो नजदीकी हमारा थाना है वहाँ पे फारगती के पेपर्स दे दिए हुए हैं जी। लेकिन अब वो वहाँ से पुलिस लाकर मतलब पंजाब से है, वो पंजाब की पुलिस लाकर मेरे ब्रदर इन लॉ को मतलब उनको तंग कर रही, उनको परेशान कर रही। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम तो मतलब देखिए, पहला काम तो ये कीजिए कि आपके जो सवाल है उससे जाहिर ये होता है कि आपके हस्बैंड किसी से पैसा लिए हैं। पैसा कैसे लिए हैं? कर्ज में लिए हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं जिसको कि देना है? ये आपसे क्लियर नहीं है सवाल से। बहरहाल, अगर आपके हस्बैंड का कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है किसी से पैसा लेना और पैसा न होने के वजह से टाइम पर चुका न पाना, तो उनके ऊपर सिविल ही ये बनता है। जब तक कि कोई 420 आपके हस्बैंड की तरफ से नहीं हुआ है तब तक पुलिस नहीं आ सकती है, पुलिस का मुदाखलत नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक गलती ऐसी होती है जिसको कि सिविल गलती बोलते हैं, एक गलती ऐसी बोलती है जो कि ऑफेंस यानी कि जो कि जुर्म के दायरे में आता है। तो जिस तरह से आपने बताया है उस हिसाब से आप के हस्बैंड की तरफ से कोई जुर्म नहीं बनता है। पुलिस को लाकर अगर वो ये कर रहे हैं तो आप भी इसके खिलाफ जो है दरख्वास्त दे सकती हैं, और यही बात जो आपने मुझसे कहा है वो बात ही लिख के आप थाने में दे सकती हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, डीसीपी को या एसपी को अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पर आप इतला कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड मालिक हैं वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, किसको चुकाना है या नहीं चुकाना है, नहीं चुकाए हैं तो क्यों नहीं चुकाए हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। आप लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं अगर आप में से कोई जमानती नहीं है उसमें तो। जी वकील साहब, किसी भी आम नागरिक के गिरफ्तार होने पर उसके क्या हक हैं? देखिए, हर सिटीजन्स को, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसी फंडामेंटल राइट्स को अगर आगे एक्सप्लेन किया गया है तो उसके तहत जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सीआरपीसी में, आईपीसी में भी, लेजिस्लेशन में भी प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट जजमेंट आए हैं उससे भी प्रावधान है। पहली बात तो ये है कि अरेस्ट करने वाला ऑफिसर्स को ये बताना होगा कि आपको किस जुल्म में अरेस्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि अरेस्ट अगर वो कर ले रहा है तो आपके एक जो नज़दीकी, जिसका आप नाम बताएंगे, जिसका टेलीफोन नंबर देंगे, उसको बताना होगा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। तीसरी बात यह कि अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। फिर मजिस्ट्रेट से आगे इजाज़त लेनी होगी। अगर वो पुलिस अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में आपकी ज़रूरत है तो कोर्ट से वो दरख्वास्त कर सकता है कि आप इनको पुलिस के हिरासत में दीजिए क्योंकि इनसे इन्वेस्टिगेशन करना है, और नहीं तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए क्योंकि इनके ऊपर ये केस बनता है। तो ये 3 बुनियादी हक तो उसी वक्त बन जाता है हर अरेस्टी का। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, MA बेग। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी। हेलो जी, लगता है किसी वजह से दोनों से हमारा राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, अक्सर हमने देखा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं अगर वो वर्दी में नहीं है तो वो कई बार आम लोगों की मदद करने से मना कर देते हैं, कह देते हैं कि इस वक्त हम ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी पर नहीं है तो हम हेल्प नहीं कर सकते, FIR नहीं लिख सकते। तो जो अगर हम पुलिस एक्ट की बात करें तो ये पुलिस एक्ट क्या है?
देखिए, पुलिस एक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट जो सपोज कर लीजिए है, वो जो है वो पुलिस किस तरह से ऑपरेट करे उसके लिए वो रूल्स रेगुलेशंस उसमें दिए हुए हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब इसमें यह है कि अगर पुलिस वाला, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है कि अगर एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो पहली बात तो ये कि एफआईआर थाने में लिखी जाती है और ये निज़ाम है कि थाना 24 घंटा खुला रहता है, वहाँ पर ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी होता है। तो लाजमी है कि अगर ऐसा आप वहाँ पे रिपोर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं जिसमें कि कोई ऑफेंस बनता है, तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि उसको एफआईआर की शक्ल में जो एक वहाँ पर ये होता है, रजिस्टर होता है जिसको कि आमतौर पर एफआईआर बोलते हैं, उसमें उसका इंदराज करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और आपके कंप्लेंट के हिसाब से और या आपके स्टेटमेंट के हिसाब से कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो फिर प्रावधान आगे है कि आप डीसीपी को या एसपी को इतला दें रिटेन में। और उसके बाद एसपी के बाद भी अगर आपका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है तो आप जो है इलाके के मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दें, कंप्लेंट फाइल करें, जिसको आमतौर पर 156(3) सीआरपीसी बोला जाता है। फिर कोर्ट जो है ये ऑर्डर करेगी एफआईआर दर्ज करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की। ये प्रावधान है। एक कॉलर हमारे साथ है, नसरीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं नसरीन, क्या सवाल है? जी, मुझे बोलना था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है जी, और वो सर्विस नौकरी कर रही थी, तो वो मेरी बड़ी बहन है, उनके नाम नौमनी की थी और हम लोग 3 बहन है और कोई भाई नहीं है। तो वो भी था कि बहन मेरी बोल रही कि मेरे नाम से नमूनी है तो हम तुम लोग को कुछ नहीं देंगे, वो अब मेरा है। तो हम लोग कोर्ट गए, जैसे हम गए थे, हॉस्पिटल भी गए। हॉस्पिटल में हम लोगों को बोला कि आप लोग जब बताए वहाँ पे कि अब मेरी मम्मी का ऐसा हो चुका है, वो बोले हम लोग 3 बहन है लेकिन वो मेरे नाम से नमूनी है और हम तुमको बोली कुछ नहीं। तो वो बोले कि आप लोग हम लोगों को कुछ दीजिए कि आप उनकी लड़की, क्योंकि उनका नाम से नमूनी, उनका तो सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को तो कुछ नहीं, तो आप कुछ हम लोगों को अपना डॉक्यूमेंट मम्मी का हो ला कर दिए। उन्होंने कहा देखिए जितना डॉक्यूमेंट था, वो बड़ी बहन ने जब मम्मी मेरी जब बीमार थी तो वो सब घर से गैप कर दी थी, हम लोगों को कुछ भी नहीं दी। तो हम लोग को बोले कि ठीक है, आप उनका डेथ सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता तो वो लगा, तो वो हम लोग दिए हैं, कोर्ट में केस भी कर दिए जी। तो क्या हल होगा? देखिए, जहाँ तक आपकी अम्मी की प्रॉपर्टी है तो उसमें आप तीनों बहनों का बराबर बराबर का हिस्सा है। अगर किसी वजह से, जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी कि मरने वाला मरने से पहले अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें अपनी जायदाद की नामनी किसी को बनाया गया है, नामनी अक्सर ऐसे सिचुएशन बनते हैं जबकि किसी बैंक से कोई लेन देन हो, सर्विस में हो, तो उस हिसाब से तो जो बैंक में पैसा उनका जमा है उसमें अगर नामिनी किसी को उन्होंने ऑलरेडी चुन चुकी हैं, नॉमिनेट कर चुकी हैं, तो फिर उस पर उसका हक होगा। लेकिन बाकी जो जायदाद हैं उसमें जो है तीनों बहनों का, उनकी तीनों बेटियों का बराबर बराबर हक होगा। आप ऑलरेडी कोर्ट में जा चुकी हैं, लोकल एडवोकेट्स आपको वहाँ पे हैं, उनसे आप मशवरा लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, मोहम्मद रशीद। हेलो। हाँ जी। जी बताएं सवाल। हमारा सवाल था कि प्लॉट लिया था ऑक्शन में हमने 1983 के अंदर जी, कि वो हमारे मौके पर 1/4 जमा कर दिया गया हाई बोली जाने के बाद, लेकिन इन्होंने तो उसको दोबारा नीलाम कर दिया। अच्छा। बिना कैंसिल किए, बिना निरस्त किए, और दोबारा नीलाम करके, और उसमें थोड़ी बड़ी ज्यादा चली गई जी। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उससे अखज़ ये निकलता है कि प्लॉट आपने 83 में बुक कराया था, जिसमें कि जो सिस्टम उन्होंने दिया होगा पेमेंट का, उस हिसाब से आपने 1/4 जमा कर दिया था। आगे और भी सिस्टम उसमें होगा कि बाकी 3/4 जो है अब कब किन किन हालात में आप जमा करेंगे, ये चीज़ आपके स्टेटमेंट से क्लियर नहीं है। अगर सपोज के लिए कि आपने 1/4 जमा कर दिया है और बाकी जो एक मियाद दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर आप इतना पैसा जमा करेंगे, तो उसमें एक कंडीशन ज़रूर होगा कि आप अगर नहीं जमा करेंगे तो उनके पास ये हक होगा कि आपका पैसा फॉरफीच कर लें और फिर जो है दोबारा उसका जो है ये करें, ऑक्शन करें। ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये फैक्ट्स नहीं है, तो फिर जो है आपके खिलाफ, आपके साथ जो है वो कानूनी नाइंसाफ़ी हुई है। आप जो है एडवोकेट कीजिए, उनको ये फैक्ट्स बताइए और लोकल तौर पे अप्रोच कीजिए कंसर्न कोर्ट को।
महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, MS सिद्दीकी। हेलो 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 जी, सवाल हाँ बताएं। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ वकील साहब से मशवरा लेना है जी बताएं। कि जो है माशी जमीन जो है जी हाँ जी सवाल बताएं। हाँ माशी जमीन है तो उसमें जो है लड़की का हक रहता है कि माशी जमीन में, माशी की जो जमीन होती है तो उसमें विरासत में। देखिए इसके लिए बहुत फाइट किया गया है, क्योंकि जैसे यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट था तो उसमें जो ज़मीन खेती की है उससे जो है लड़कियों को, बेटियों को एक्सक्लूड कर दिया गया था जब ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट आया था। तो लेकिन बाद में जो है इस चीज़ को फिर उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, बेटियों का भी मुआशी ज़मीन में या खेती की ज़मीन में भी उसी तरह से हक़ है जिस तरह से बाकी बाप के या माँ के प्रॉपर्टी में उनका एज ए वारिस हिस्सा है। तो चाहे वो मुआशी ज़मीन हो, रिहायशी ज़मीन हो या और कोई प्रॉपर्टी है, उनमें बेटियों का हक़ है। जी। कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो वकील साहब, सेल्फ डिफेंस में किसी दूसरे इंसान को कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है? देखिए, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस देता है तो उसके उसने कुछ प्रोसीजर बना रखे हैं या कुछ डिफरेंट जजमेंट आए हैं। उसके ज़रिए सिंपल ये होता है कि आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उसी वक्त तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि आपको खतरा बना रहता है। यानी कि अगर आपको, जैसे सपोज के लिए कि मिसाल कि अगर आपका कोई जायदाद कब्जा कर रहा है, आपका घर कोई कब्जा करने आ रहा है, आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कब्जा करने आ रहा है और आपने उसको वार्ड ऑफ किया, उसको चोट आई या आपको भी चोट आई, तो और अगर वो वहां से भागना शुरू कर दिया तो भागना शुरू कर दिया तो फिर आपको दौड़ाकर उसको मारने का हक नहीं है, क्योंकि जब आपका वो खतरा टल गया, जिस खतरे की वजह से कानून आपको यह हक देता है कि उसको आप हिफाजत करें, तो उसके टलते ही खत्म हो जाता है। जहां तक यह कि किस एक्सटेंट तक, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में अगर आपने खतरे को देखते हुए अपने को बचाने में, प्रॉपर्टी को बचाने में या किसी खास तौर से औरत की इज्जत को बचाने में, आप उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको इस्तेमाल करने में अगर एग्रेसर की, हमला करने वाले की या इज्जत लूटने वाले की अगर जान भी चली जा रही है, तब भी मर्डर नहीं कहलाएगा, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस ही कहलाएगा। ये बराबर ख्याल रखें, लेकिन उसी वक्त तक वो आपको हक हासिल है जब तक कि वो खतरा बना हुआ है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद अली है, मैं बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? ये हमारी एक मस्जिद की जमीन है, हमारी। वो जमीन किसी प्रॉपर्टी वालों से खरीद लिए थे, एक गला था पहले हुआ था, उसको दफन कर दिए, तो दफन करे बाद सीधा हो गया। बाद हम लोग मस्जिद में रजिस्टर कर लिए 2001 को। तो 2001 को करे तो बाजू घर वाला है, वो सारे मुस्लिम लोग ज्यादा है, एक भी गैर मुस्लिम है वहाँ। वो अपने कोर्ट से क्या किया, वो भी कब्जा कर लिया बंगला, वो अमेरिका में कई 6 लोग, तो चीटिंग कर लिया। तो अब मस्जिद की जमीन को भी क्या करे, अपने घेरे में नक्शे में डाल दिया वो, और वो हम लोग उसको कोर्ट में डाले, और वो पुलिस को भी कंप्लेन करे हम लोग। पुलिस आके पॉलिटिकल से वहाँ हमको हमारे मस्जिद को उधर से गेट बंद कर दे, मस्जिद से मगरिब से चालू है। देखिए, जहां तक ये हक होता है किसी जमीन पर, वो टाइटल से होता है, उसके कागजात से होता है। अगर सपोज ये कर लीजिए कि आपके पास उस जमीन की टाइटल आपके पास है, यानी मिल्कियत के कागजात आपके पास है और आप कब्जे में रहे हैं, और दूसरी पार्टी कोई जाली कागज लगा के या फाल्स कागज लेकर जबरदस्ती अगर उसको कब्जा कर ली है, तो आपके पास ये कानूनी चाराजोई आपके पास है। आप पुलिस में कंप्लेंट करें, जैसा कि आपने कहा है कि हम लीगल एक्शन इनिशिएट किए हैं, कोर्ट में जाइए, और बराबर ये ख्याल रखिए कि हर ऐसे सिचुएशन में हमेशा कानून की मदद लेनी चाहिए। और हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मोटो वही है जो मैंने शुरू में कहा था कि सत्यमेव जयते। आप सब्र से उसको मुकदमे को लड़िए, कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून आपका साथ देगा। आपके पास अगर टाइटल सही है, किसी ने ज़मीन कब्जा किया है, चाहे वो किसी की मस्जिद की ज़मीन हो, घर की ज़मीन हो या और किसी रिलीजियस प्लेस की ज़मीन हो, तो मिल्कियत जिसके पास होता है कागजात, उसका ही हक बनता है। कानून का बहुत अच्छी बात है कि आपने कानून का सहारा लिया है, उसी तरह से आगे बढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून की मदद आपको मिलेगी और मुकदमा आपके हक में फैसला हो। कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिजा। हेलो
हेलो। हेलो जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है? फिजा, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं जी। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मतलब 4-5 साल हम ठीक तरह से रहे। मेरी एक बेटी भी है। उसके बाद वो बाहर चले गए काम करने के लिए मुंबई। अच्छा जी, तो उस मतलब थोड़े दिनों के बाद हमारा कांटेक्ट अच्छा रहा। मैं भी जाती थी, मतलब साल में 1 बार 2 बार बेटी को भी ले जाती थी। मैं श्रीनगर में रहती हूँ अभी फिलहाल अपने इन लॉज के साथ जी। तो अब थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका। अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं बुला रहे हैं, लेकिन ये भी आया सुनने में आसपास के लोगों से कि शायद वो किसी लड़की के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो अब ये भी सुनने में आया कि वो शादी भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया, कहीं मैं किसी एडवोकेट के पास कहीं भी नहीं गई। लेकिन मुझे ये सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं, मेरी एक बेटी भी है छोटी, 8 साल की है वो। जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप अच्छी बात यह है कि इन-लॉज ही के पास रह रही हैं। दूसरी बात यह कि आपके हस्बैंड की तरफ से ये ज्यादती है कि अगर वो किसी दूसरे लड़की के साथ रह रहे हैं बॉम्बे में या दूसरी शादी कर लिए हैं, तो दूसरी शादी कर लेने पर भी आपका हक ख़त्म नहीं होता है, आपका हक अपनी जगह है। तो आप पहली बात तो ये करिए कि इनसे एक दावा होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कि आप ये दावा कीजिए कि मेरा हस्बैंड जो हैं उनको वो अपना जो मैरिज के बाद मैट्रिमोनियल जो ड्यूटीज़ होती है उसको नहीं निभा रहे हैं, उनको बाध्य किया जाए कि वो निभाएं। दूसरी बात ये कि उस पर वो नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना और अपनी बेटी का के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हैं, जिसको नान नफ़का का या मेंटेनेंस का मुकदमा बोलते हैं। तीसरी चीज़ ये कि बगैर मतलब कि अगर आपके पास ये पक्का प्रूफ है कि किसी वो दूसरी औरत या लड़की के साथ रह रहे हैं, तो ये अपने आप में जो है एक किस्म का वायलेंस है, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी ये हैरेसमेंट है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी आप जा सकती हैं, क्रूएल्टी और हस्बैंड के और हैरेसमेंट के ख़िलाफ़। तो आपके पास ये 3 जो है, और कहीं ना कहीं आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप अपने एडवोकेट से बात कीजिए और कानूनी सहारा लीजिए। कानून आपके पक्ष में है, आपको अपना हक मिलेगा। शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तारिक। हेलो जी, मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं उसको नाम भी अपने करा चुका हूँ जो है। तो क्या नगर निगम से मैं जो हूँ वो मेरे नाम दाखिल खारिज हो गया है, क्या मैं उसके ऊपर लोन या वो कुछ करा सकता हूँ बैंक से? बिल्कुल, देखिए बैंक पहली चीज़ यही मांगता है जैसे कि आपके पास टाइटल डीड है कि नहीं और आप कब्जे में हैं कि नहीं। तो देखिए, आपके बताने के हिसाब से टाइटल डीड आपके पास है और दाखिल खारिज भी हो गया, नहीं आपके नाम से भी चढ़ गया है, तो बिल्कुल आप उसके ऊपर बैंक से लोन ले सकते हैं। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ है, मुमताज अहमद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? मैंने अभी ऑप्शन का मैटर पूछा था कि 15 दिन की अवधि में इनको नोटिस देना था, लेकिन इन्होंने नोटिस नहीं दिया 3-4 का और दोबारा नीलाम कर दी। उसके खिलाफ हम स्टे लिया है, स्टे लाने के बाद कंफर्म हो गया, फिर 99 में डिग्री हो गया, और जिस सेकंड पार्टी ने जो दूसरे ऑप्शन में लिया था उसने भी अपील की, वो भी हार गया। 99 में डिग्री हुआ। जी बताएं आप। 99 में डिग्री होने के बाद भी ये लोग नहीं दे रहे, मतलब 99 में कहा देखिए डिग्री हो गया है। एक मिनट, आपके बातों से ये लग रहा है कि 3-4 का जो उन्होंने वायलेशन किया था, तो उसके बाद आप कोर्ट में गए, आपकी डिग्री हो गई, और जो सेकेंड ऑक्शन करके जिसको हवाले किया गया था उसका ऑक्शन भी आप बता रहे हैं खत्म हो गया। इसके बाद भी अगर उस डिग्री का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसके वायलेशन के लिए आप उसी कोर्ट में ये दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसको कि आम तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और ये कोर्ट जिसने डिग्री पास किया है उसको उसके पास ये राइट्स है कि अपनी डिग्री को इम्प्लीमेंट कराए। तो आप अपने एडवोकेट साहब से कहिए कि वो जो है डिग्री को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो कानूनी चाराजोई करें, कोर्ट के पास फिर जाएं और एप्लीकेशन लगाएं। अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ है नागेंद्र सिंह नेगी। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम, मेरा ये है कि हाँ जी, मैं 3-4 साल पहले लगभग हमारा एक समझौता हुआ था, उसके मुताबिक चेक हमें 5 लाख का दिया था बंदे ने जी। और वो बिना डेट का चेक था, साइन करके दिया हुआ है। लेकिन
वो आज तक इसलिए बैंक में नहीं लगाया जा सका क्योंकि समझौते के मुताबिक जो था वो पार्टनरशिप का केस था जी, और अब वो अपने समझौते के मुताबिक वो मुकर गए हैं, और हमें वो आज की तारीख में क्या वो उसमें खुद डेट डाल करके उस चेक को लगाया जा सकता है क्या? हमें उसके ऊपर कोई उसके जो हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है? देखिए आप, हाँ नेगी साहब, आप अपना एग्रीमेंट के जरा जो शरायत हैं उसको देखिए। अगर उनमें ये बात लिखी गई है कि आपको चेक जो है अनडेटेड दे रहे हैं, और उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब वो अपना 5 लाख रुपया आपको नहीं दे पाए तो आपको ये हक होगा कि उस चेक के ऊपर डेट के जरिए जो है आप ये करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पैसा वापस लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर वो उसमें इस किस्म की कोई बात है तो फिर जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटका से हमारे साथ हैं कबीर अहमद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम कबीर है जी, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताएं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। जी हाँ जी सर, मैं 2005 में एक जमीन खरीदा सर। तो अब उसमें मेरे ऊपर कोई 79 का कुछ केस हो गया था जी। हेलो जी बताएं। केस हो गया था, फिर वो मतलब ये क्लियर किए हैं, ये सी मैडम से जाके कुछ क्लियर किए थे। वो क्लियर होने के बाद में सर उसका मेरे पास वो जो चकबंदी कॉपी होती है वो गुम गई है मेरे पास से। जी। अब वहाँ पे दूसरों ने कब्जा कर लिए वो मेरी जमीन पे। जी। तो अब उसको मैं कोर्ट में कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, उसके लिए आपसे मशवरा चाहता। जी देखिए, आपने जो बताया उसके हिसाब से आपने ज़मीन जो है वो कबीर साहब 2005 में ख़रीदी थी, 79 का केस हो गया था। उसके बाद जो है पता चला कि किसी दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया है। देखिए, अगर किसी दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया है और कागजात आपके पास हैं तो आप जो है कानूनी चाराजोई कंप्लीट आपके फेवर में है। आप पहले पुलिस में कंप्लेंट कीजिए उनके खिलाफ जो कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिए हैं। अगर उन्होंने ट्रेसपास किया है तो उनके खिलाफ जो है पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है। उसके अलावा आप पोजीशन को रिकवर करने के लिए कोर्ट में आप केस डालिए। आज जितना जल्द कर लें उतना जल्द सही है। अब आखिरी आपका ये डीलिंग कब हुआ है, क्योंकि आप 205 का बता रहे हैं, अब वो कब्ज़ा कब लिए है? क्योंकि अगर दूसरी पार्टी कब्ज़ा कर ली है तो अगर 12 साल से ज़्यादा हो गया है और आपने उस बीच कोई कदम नहीं उठाया है तो इसको कहते हैं कि आपका केस आउट ऑफ लिमिटेशन हो गया, यानी टाइम बार हो गया। तो इसको देख लीजिए, आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, मसला बताइए और आप कोर्ट का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। दिल्ली से हमें एक कॉल किया है अकील अहमद साहब ने। हेलो। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम अकील अहमद है मैडम, मैं दिल्ली रहता हूँ जी। जी सवाल बताइए। देखिए जी वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी बताएं। हेलो 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 जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे फादर के नाम से जो प्रॉपर्टी है यूपी के अंदर। जी सवाल पूरा करें। मेरे फादर के नाम से प्रॉपर्टी है यूपी के अंदर, अब से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे चाचा ने बेच दी है। जी आगे बताएं। देखिए अकील साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी की आवाज बंद करें, इससे हम आपका सवाल सही से सुन पाएंगे और आप जवाब भी सही से सुन पाएंगे। हम हमेशा अपने कॉलर से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, इससे हम उनका सवाल सही से सुन पाएंगे और हमारी आवाज भी आप तक सही से पहुंच पाएगी। वकील साहब, कई बार बहुत सी जो औरतें हैं उन पे घर पर बहुत जुल्म होता है, मारा पीटा जाता है, तो ऐसी औरतों के लिए कानून में क्या ख्याल रखा गया है? देखिए, इसको बोलते हैं घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस, और लाजमी है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो एक अर्बनाइजेशन के साथ बहुत सी चीज़ें अच्छी और बुरी आ जाती हैं,
एक आदमी जब गांव का छोटे शहर का शहरी होता है तो अगल बगल के लोग जानते हैं, इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाता था लोगों को बैठाकर बातें करके जी। लेकिन ये देखा गया कि शहरों की ज़िंदगी में ख़ास तौर से कि एक फैमिली है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो हस्बैंड की तरफ से जो है वो वाइफ के ऊपर ज़्यादती हो रही है, इसको सामने रखते हुए जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस करके एक एक्ट बनाया गया। उसके तहत ये है कि आपके किसी भी किस्म का हिंसा, किसी भी किस्म का तशद्दुद अगर मेल मेंबर जो है ख़ानदान के कर रहे हैं, मेल मेंबर कोई भी हो सकता है, तो लेडी को ये हक है, उस घर की खातून को ये हक है, स्त्रियों को ये हक है कि वो जो है कानून के जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं, वहाँ से इंक्वायरी होती है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो केस रजिस्टर्ड होता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ये बहुत बड़ा एक लेजिस्लेशन जो है, बहुत अच्छा कानून औरतों के हक में है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा बर्दाश्त करना भी सही नहीं होता है, तो इस किस्म की ज़्यादती जब भी हो घर में तो कानून का सहारा लेके जो है आप इन्फॉर्म कीजिए जी। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शाहीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताएं शाहीन, क्या सवाल है? जी, मेरी शादी होके 4 साल हो गए, मेरे 3 साल का एक लड़का है जी। जी, मेरे शोहर मार तोड़ के और बोलते आपस में बैठने के बावजूद में 6 महीने का वक्त मांग के गए और जाने के बावजूद में फोन करे तो उठा रहे नहीं, कर रहे नहीं। अच्छा। अप्रैल में तलाक भेज दिए व्हाट्सएप पे मेरे को। हम लोग बुला के बैठ के बात कर रहे तो वो मान रहे नहीं, कोर्ट में बात करते बोल रहे हो। हम लाने के बावजूद में यार केस करे, हम लोग हमारे बीच में जो है आके करनी केस करा दिए और हम लोग केस करे जब तब तक कुछ भी हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिला। पुलिस वाले को बोले तो लेके आओ, बोले तो उनको पकड़ के भी ला रहे नहीं और कोई हमारा मसला हो रहा नहीं। कोर्ट में गया केस हो रहे ना, उनको देखिए थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि केस करना, एडवोकेट को इंगेज करना ये अपनी जगह है, लेकिन ख़ास तौर से इस किस्म के केसेस में ज़रा फॉलो अप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अल्टीमेटली उनको जो है, जो आपका हक है, आपकी शादी 4 साल को हो गया है, आपका एक लड़का है, आप हस्बैंड की आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मेंटेनेंस दे, आपका खर्चा वही उसी को उठाना है और बच्चे का भी। तो ये कि आप कोर्ट में जा चुकी हैं, ज़रा इसको फॉलो अप कीजिए। हमें आपने ये नहीं बताया है कि किस दफ़ा के तहत मुकदमा किया गया है, 125 के तहत सिर्फ मेंटेनेंस के लिए किया गया है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किया गया है। आपके केस से ये पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बनता है आपके हस्बैंड के खिलाफ और 125 का भी मुकदमा उनके खिलाफ बनता है मेंटेनेंस के लिए। तो आप चाराजोई कीजिए, ज़रा फॉलो अप कीजिए जी। तेलंगाना से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल रियाज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सवाल बताएं जी। वकील साहब जी बताएं। जी। एक्चुअल मेरा एक प्रॉपर्टी था जो एक्चुअल मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर केस डालकर उसको हरासमेंट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट को रुजू हुआ, जब कोर्ट पे हुआ तो फंड पे हुआ, पेपर वगैरह बताने के बाद तो मेरे फेवर में किया केस जी। फिर सेकंड में उन्होंने सेकंड अपील में गए। सेकंड अपील में जाकर क्या करे, उन्होंने नोटिस भेजे। मैं एक वकील को रखा था, वो वकील साहब जो है सो उनसे मिलिए, पता नहीं क्या करे कि मतलब मेरे को ऐसी हालत में रखकर वो ऑलरेडी मुझे मालूम भी नहीं हुआ, जजमेंट क्या हो गया और मुझे मालूम भी नहीं है। और बाद में जब मैं मालूम करा तो वकील साहब जो है सो अपना जो नॉमिनेशन डालने का रखा था वो भी नहीं डाले। देखिए वकील साहब इनके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, आपसे हम हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट जो भी राय देते हैं वो कोई हतमी राय नहीं है, आप कोई दूसरी लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं जो कि जरूरी भी है। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमें तेलंगाना से कॉल किया था अब्दुल रियाज साहब ने, इनका प्रॉपर्टी से जुड़ा एक सवाल था। जी हाँ रियाज साहब, आपके इससे बातों से ये पता चला कि केस आप ने मुकदमा हुआ था, मुकदमा की डिग्री आपके फेवर में हो गई थी, दूसरी पार्टी ने उस डिग्री के खिलाफ अपील की और वहाँ पर आपको क्लियर मालूम नहीं है कि किस तरह से आपके फेवर में नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि आपके एडवोकेट से भी ज़्यादा ये नहीं है, शायद आपके एडवोकेट मिल गए हों। पहली बात तो ये कि देखिए, जैसे आपके फेवर में डिग्री हुआ उसी तरह से आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये शक है कि आपके एडवोकेट जो हैं दूसरी पार्टी से मिल गए हैं और या आपके केस में नेग्लिजेंस किए हैं, तो आपके पास उन एडवोकेट के ख़िलाफ़ भी ऑप्शन होता है जिसको कि एडवोकेट्स एक्ट बोलते हैं। आपके पास अगर क्लियर प्रूफ है कि आपके एडवोकेट जो हैं दूसरी पार्टी से मिल गए हैं
तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बेसिस पर फिर जो है आप अपने केस को रिवीज़न में अगले कोर्ट में ले जा सकते हैं। और उसमें यही चीज़ आप दिखा सकते हैं कि कोर्ट में हमारे केस को सही प्रेजेंट इसलिए नहीं किया गया कि हमारे जो एडवोकेट थे वो दूसरी पार्टी से मिल चुके थे। जी, दिल्ली से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं अकील साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल ये है, जो मैं पापा की प्रॉपर्टी थी है यूपी के अंदर, जो उन्होंने 1950 में कस्टोडियन में नीलामी से खरीदी। जी जी, तो वो जो मेरे चाचा हैं, अब से तकरीबन 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उसके साथ मेरे फादर की प्रॉपर्टी भी वो डुप्लीकेट पेपर निकाल कर बेच दी। क्या मैं उस पर कोई लीगली कार्रवाई कर सकता हूँ जिससे कि वो मेरी प्रॉपर्टी? बिल्कुल, पहला काम तो आप ये कीजिए कि फौरन एक पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और यही बात लिखिए कि फला जगह की जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे चचा के साथ, हमारे फादर भी उसके हिस्सेदार थे, हमारे फादर ने उस प्रॉपर्टी को नहीं बेची है और उनका दस्तखत को फोर्ज करके, उनका दस्तखत दूसरे लोगों ने बनाकर उस प्रॉपर्टी को बेचा है, आपके फादर ने नहीं बेचा है। तो एक तो ये कि क्रिमिनल केस हो जाएगा उनके खिलाफ। दूसरी बात यह कि उसी कंप्लेंट के बेसिस पर और जो आपके कानूनी दस्तावेज जो प्रॉपर्टी के आपके फादर का जहां नाम है उसको लेकर आप कोर्ट में जाइए और वो जो जिन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है आपके चचा ने, उस सेल डीड को आप जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए कि ये जो है सेल डीड गलत हुआ है, क्योंकि बेचने वाले जो हैं वो हमारे फादर नहीं है बल्कि उनका सिग्नेचर जाली है। तो आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके ये कानूनी चाराजोई जो है आप कीजिए। जी, जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शफीक खान साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद शफीक आज कर रहा था मैं। जी हेलो। हाँ बताएं। हजरत, मेरी बच्ची की शादी तकरीबन 1 साल पहले हुई थी जयपुर में। अब उसके साथ बहुत ताने किस्में, यानी बहुत उत्पीड़न करना शुरू कर दिया ससुराल वालों ने। जी। अब दरअसल अभी करीब 2 महीने पहले उसको बेतहाशा के परेशान करा, धक्के मार के घर से भगा दिया। जी। और वो 6 महीने के तकरीबन अमल से है, मेरे ही घर पे है। जी। तो हम कुछ दानिश्वर लोगों के दरमियान गुफ्तगू कराते रहे, भाई क्या ऐसी बात है, क्यों इस तरह से इसको परेशान कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे कहने के मुताबिक शादी भी तुम्हारी शर्तों के हिसाब से किया था, लेकिन वो टाइम गलाते गए, बात नहीं की। और एक वकील साहब के जरिए एक नोटिस दे दिया कि आपकी लड़की जो है बीवी का हक अदा नहीं कर रही है हमारे मवक्किल के साथ। जी। और आपके और कभी भी वो हमारे दामाद और हमारे उनके घर वाले कभी हमारे घर आज तक शादी तक लेने भी नहीं आए उसे, हम ही छोड़ के आते थे, हम ही ले आते। जी। अब वो एक नोटिस और दे दिया कि देखिए, हम कई बार लेने। जी मैं समझ गया, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। पहली बात तो ये कि आपने ये कहा कि वो ताना देते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, तो आपको ये हक बनता है, अगर इस किस्म के ताने देते हैं कि कहाँ से आ गई है, दहेज कम लेकर आई है, माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, लड़की को बेच दिया है, 10 किस्म की बातें जो ताने की होती हैं, तो जो लोग ये ताने दे रहे हैं उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ आप जा सकते हैं, पुलिस में आप कंप्लेंट दाखिल कीजिए। और जो भी आपने लड़की को प्रॉपर्टी दी है, जहेज वगैरह, वो सब उस बच्ची का हिस्सा है। उस बच्ची का हिस्सा क्या है? बच्ची का ही है। तो आप 498A जिसको बोलते हैं 406, उसके तहत आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। उसके अलावा आप जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जाइए। आपने बताया कि शादी 1 साल पहले हुई है, तो आप जो है मेंटेनेंस के लिए भी जा सकते हैं। ये तीनों का जो है आपके पास हक बनते हैं, कानून में आपकी बेटी को ये हक बनता है, इसको आप ये कीजिए। जी, कोलकाता से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शाहिदा बेगम। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। बोल रहे हैं, मेरी नानी का मकान है नानी का नाम से, तो नानी गुजर चुकी है, लेकिन नानी अपने जीते जिंदगी मैंने हिस्सा मामू का अम्मी का मेरा कर चुकी है, लेकिन हम लोग का हिस्सा का मामू लोग किराया उठा रहा है और बहुत जंग कर रहा है हम लोग से, तो क्या कदम उठाएं? देखिए, आपके नानी के इंतकाल के बाद आपके मामू और आपकी माँ के प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, और अगर आपके मामू आपके मम्मी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो आप फ़ौरन कानूनी चाराजोई कीजिए, फ़ौरन एक कंप्लेंट कीजिए और कोर्ट में जाइए। उसमें वो दस्तावेज जो कि जिससे कि ये जाहिर होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके नानी की थी, आपकी माँ के तरफ से जो है केस हो सकता है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो आप कानूनी चाराजोई जो है, कानून आपके फेवर में है, आप एडवोकेट कीजिए और जाकर वहाँ पे जो है उनके खिलाफ मुकदमा दायर बनता है।
हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, नईमा सुल्ताना। हेलो 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 जी, मैं एक फ्लैट खरीदी थी। देखिए नईमा, आप सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ हेलो, मैं एक फ्लैट खरीदी थी जी। वो जो सो करंट नहीं दे रहे, मीटर नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, और जो सो कब्जा भी 2-3 महीने के बाद दे रहे। जो सो बोले तो धमकी दे रहे, और पुलिस में भी गए तो पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए और करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपने बताया कि आपने फ्लैट खरीदा है। फ्लैट का अगर आपके पास कागजात पूरे हैं और आपने पूरा पैसा दे दिया है, और जो आपके एग्रीमेंट में जो बातें हुई होंगी कि फला चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसके तहत जो है आप कंज्यूमर फोरम में जा सकती हैं, और फोरम जो है आपको ये हक दिलवाएगा जो आपके साथ अगर उन्होंने हक तलफी की है, यानी कि जो एग्रीमेंट में बातें लिखी हुई हैं वो अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं, फ्लैट आपको इनकम्प्लीट इसमें दे रहे हैं, या और भी फ्लैट में कमियां हैं, तो आप उसके लिए जा सकती हैं और आपको मुआवजा जो है कंज्यूमर फोरम दिला सकता है। महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शहाबुद्दीन साहब। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मुझे वकील साहब से पूछना था कि ये मैं महाराष्ट्र नाला सोपारा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। बताइए। हाँ, ये हमारे सोसाइटी में जो है नाला सोपारा में है, ये सत्यनारायण पूजा होती है। जी जी, जरा आप आवाज टेलीविजन का बंद कर दीजिए आवाज। तो क्या करते हैं वकील साहब, ये रिजेक्ट वगैरह में ये चीज पास कर देते हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा में पैसा लेना और अदर फेस्टिवल्स का। तो अभी मैं मुसलमान हूँ तो इस्लाम के ऊपर वो ये करता हूँ, तो आई कैन नॉट गिव ऑन द सत्यनारायण पूजा। तो आपका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, जरा आवाज टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हाँ, मैं रजिस्ट्रार को मैंने इस बारे में कंप्लेंट किया था, तो उन्होंने भी लेटर दिया। तो एक्चुअली रजिस्ट्रार ने उनको लेटर दिया कि आप इनका जो फेस्टिवल चार्जेस है तत्काल आप इनका कैंसिल कीजिए, बट दे आर नॉट, वो बोलते हमने एजीएम में पास किया है। तो इट इज राइट टू, और मुझे फिर अभी कोऑपरेटिव कोर्ट में मैंने एक केस डाला महाराष्ट्र थाने में, तो ये कोऑपरेटिव कोर्ट में भी इलीगल है। ये जो आर्टिकल 27 में भी बताया गया कि वी कैन नॉट गिव एनी नो पर्सन। देखिए, आपके सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस रूल्स एंड और रेगुलेशंस के हिसाब से भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो कम्युनिटी के खिदमत और कम्युनिटी के जो चीज़ें होती हैं, जैसे त्यौहार हुआ, नमाज हुआ, पूजा हुआ, उसके लिए भी सिस्टम बनाया होगा। अगर वो सिस्टम नहीं बनाया गया है और एक आदमी और एक ग्रुप कर रहा है, तो दूसरे ग्रुप को भी यह हक बनता है, यानी कानून की नज़र में सब बराबर है। तो इस चीज़ को लेकर आप जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास जाइए, अगर उसके बाद नहीं कर रहे हैं तो आप फिर आप कोर्ट में जाइए। ये बराबर ख्याल रखिए कि कानून जो है वो सब पर बराबर अप्लाई होता है, वो किसी भी कम्युनिटी के तहत जो है भेदभाव नहीं करता है। अगर कोई हो रहा है तो वो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, ये उसकी कमी है, कानून की कमी नहीं है। आप सब्र से कानून को के साथ चलिए, कानून का सहारा लीजिए, जो सत्य में वो जयते हैं कि अल्टीमेटली भी जीत उसी की होती है जो सच्चाई पर होता है। जी, तेलंगाना से एक और कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद यूनुस। हेलो हेलो जी, यूनुस साहब, सवाल बताएं। मैडम, मैं घर लेना चाह रहा था मैडम। तो बैंक मैनेजर जो है वो क्या बोल दिया मैडम, बैंक मैनेजर जो है लोन को अप्लाई करने के लिए रेडी हो गया मैडम जी। तो पढ़ाने के जगह रुका मैडम, बैंक मैनेजर साहब जो है वकील साहब के पास भेजे हैं। जी जी। तो पढ़ाने जो है वकील साहब 15 से 20 साल की पढ़ानी होना बोल रहे हैं जी। मेरे पास जो है 10 साल की पढ़ानी है, उस पर एक्सेप्ट नहीं होता बोल रहे हैं। देखिए जो भी बैंक लोन देता है घर खरीदने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसका एक अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। वो ये दरख्वास्त करता है, कंडीशंस में होता है कि वो किन किन कागजात के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। फिर उनका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास वो क्या कहते हैं आपने दाखिल किया है, उसको डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए वो अपने एडवोकेट से राय ले रहे हैं। अगर उसमें आपका सही आ जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट जिसका रिक्वायरमेंट है, आपका दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स अगर उसको पूरा कर रहा है, तो फिर वो
वो आपको लोन दे देंगे। अगर वो नहीं पूरा कर रहा है तो लाजमी है कि लीगल एडवाइस जो है बैंक को भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसा रिकवर करना होता है। अगर पैसा रिकवर नहीं होता है तो जवाबदेह होना पड़ता है। तो वो अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी सिस्टम अपना रहे हैं। आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपका ये मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा। औरंगाबाद से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, इरशाद अहमद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सर से बात करनी थी मेरे को। बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे मैं कुछ कारोबार से इसमें बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ और फाइनेंशियल मेरे पास हेल्प नहीं है कोई भी जी। और तो सर मैं बैंक में कई दफा गया हूँ लोन के लिए, तो सर वहाँ से नाकामयाबी मेरे को मिली है जी। तो सर मैं ये चाहता हूँ सर कुछ मेरी कोई ऐसी हेल्प करिए है सर। देखिए, आज की तारीख में तो कुछ ये लोन देने वाले कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे भी हैं बैंक के अलावा, जिनका कि अक्सर आप देखते हो कि फ़ोन आता होगा कि हम लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ शराइत होती हैं। शराइत भी कि जब भी कोई लोन आपको एडवांस करता है तो वो इस सिक्योरिटी चाहता है कि हम लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो सके तो हम लोन ले सकें, वापस ले सकें अपना कर्जा। तो आपके पास अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो उनका रिक्वायरमेंट है वो आपने नहीं बताया, अगर ऐसा है तभी वो आपको लोन मिलेगा। बगैर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के कोई भी लोन नहीं देता है, चाहे वो कोई बैंक हो या कोई इदारा हो, या तो आदमी सर्विस में हो, सर्विसमैन हो। अगर सर्विसमैन नहीं है तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर हो, जायदाद हो, उसको रख कर ले। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर तो आपको लोन मिलेगा। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल कोई बैंक मैनेजर भी नहीं दे सकता है। अगर देगा भी तो अपने सिक्योरिटी देना पड़ेगा उसे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो। हाँ, आदाब। जी आदाब, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि हम 50 साल से अपने मकान जो पुरजों ने बनाया था उसमें रह रहे हैं। तो जो अगली पार्टी है उन्होंने स्टे किया हुआ है, तो क्या हम इस मकान के ऊपर ये कोई कमरे वगैरह और बढ़ा सकते हैं? उन्होंने स्टे किया हुआ है। जी देखिए, आपने पहले ही बता दिया है कि ये आपके पुरखों के मकान बनाया हुआ था जिसमें आप 50 साल से रह रहे हैं और दूसरी पार्टी जाकर स्टे लाई है। तो देखिए, जब तक दूसरी पार्टी का स्टे है तब तक तो आप नहीं बना सकते हैं। अब उसका तरीका ये है कि वो स्टे के खिलाफ जो है आप सुपीरियर कोर्ट में, उससे जो ऊंची की अदालत है उसमें जो है आप मुकदमा डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वजूहात हैं, जैसे मकान 50 साल से ज़्यादा पुराना है, रहने लायक नहीं है। इस किस्म का कोई लोकल एडवोकेट साहब बात कीजिए उनसे। ग्राउंड अगर बन रहा है तो फिर जब तक वो स्टे है तब तक जो है आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस स्टे को वैकेट करने के लिए भी कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। जी वकील साहब, कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो गलत चालान भी काट देती है। तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपका गलत चालान करे तो क्या करें? देखिए, आपने सवाल तो पूछा है गलत चालान कहते हैं। गलती किस नौयत की है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर और उस ट्रैफिक पुलिस ने या पुलिस वाले ने क्या गलती की है, किस तरह से गलत चालान काटा है। बहरहाल अगर गलत चालान काटा है तो लाजमी है कि आप उसको कंटेस्ट करें, फाइन न देके। कंटेस्ट करने में जाके कोर्ट में यही बताएं कि आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं किया है, आपका की गाड़ी के कागजात सही थे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप कानून को या ट्रैफिक रूल्स को सामने रखकर गाड़ी चला रहे थे और आपके पास ज्यादती हुई है। अगर इसको प्रूफ करने में आप कामयाब हो रहे हैं तो पुलिस वाले को पनिशमेंट दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट को ये पावर है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप रहिए खुश और आबाद। आदाब।